हेलो एवरीवन। आज से हम लोग खान सर का बायोलॉजी का नोट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। साथ ही इस नोट्स को हम लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी। साथ ही अगर बात कहें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल पाए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कोई और भी बुक को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो है जूलॉजी। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। ये सबसे पहला चैप्टर हम लोग को जंतु विज्ञान पढ़ना है। अब ये जंतु विज्ञान में चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, यानी सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक कौन है माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, यानी प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। किनको? तो आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक को। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं, याद रखना है, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। स्लाइडेन एवं श्वान ने। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी सबसे छोटी इकाई कौन है? तो कोशिका है। यानी पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? तो कोशिका से मिलकर बना है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, यानी सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, याद रखना है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र ब्रेन का या स्नायु कोशिका की होती है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। चलिए अब कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं, उसको समझते हैं। तंत्रिका, पहला जो पॉइंट है, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, यानी तंत्रिका जो कोशिका है उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर जो माथे में चोट लगता है, अगर उसमें विभाजन होता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन दिक्कत ये है कि विभाजन नहीं होने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दूसरा बोल रहा है सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर जिसको बोलते हैं या यकृत में होता है, याद रखना है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यकृत में, और कहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो याद रखना है कि जो तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। यकृत में सबसे तेज होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिका के अंगों के बारे में जानते हैं। कोशिका के अंगों में जीव द्रव्य पहले पढ़ना है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। इसकी खोज पुरीकेंजे ने किया था। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने? पुरीकेंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जीवित को क्रियाएं सभी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। किसका? जीव द्रव का, याद रखना है। यह दो प्रकार का होता है, याद रखना है। कोशिका द्रव पहला, दूसरा केंद्रक द्रव।
कोशिका द्रव कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। यानी कोशिका द्रव को कौन किस लिए बचाता है, क्या करने से बचाता है, तो कोशिका को सूखने से बचाता है। और कोशिका भित्ति जिसको बोला जाता है, जिसको सेल वॉल कहा जाता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। पादप यानी पौधों वाले में। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। याद रखना है, कोशिका भित्ति किसमें, पादपों में पाया जाता है। लेकिन जंतु में क्या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। यानी पेड़ पौधों को सुरक्षा करने का काम कौन देता है, तो कोशिका भित्ति करती है। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक क्या है, पादप होता है, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जीवाणु का एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की काइटिन की बनी होती है। अब आते हैं कोशिका झिल्ली में, जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसे झिल्ली के अंदर रहते हैं। याद रखना है, कोशिका के अंदर के सभी अवयव किसमें, इस झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपरागर्म में होता है, यानी कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे कोशिका का एक कोशिका झिल्ली का कह सकते हैं कि एक आवरण बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये है क्या, बाहरी झिल्ली, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हो, इसको आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका होती है। देखिए, हम पिक्चर को इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि ये इजी भी है, आपको आसानी से देख के ही समझ में आ जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। यह ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, या शक्ति गृह कहा जाता है हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों का क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अतः प्रद्रव्य जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, शॉर्ट में ईआर बोला जाता है, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता कौन देता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं चिकनी सतह वाला, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं खुरदरी सतह वाला। अब देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको खुरदरी बोला जाता है, तो इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को। यह दो प्रकार का होता है। कौन, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। यह 70S राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम। 80S राइबोसोम क्या होता है, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसको एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को क्या बुलाता है, एस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है। अब देखिए, यानी जो जिसमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, भारी होता है। याद रखना है। अब गोल्जी बॉडी जिसको गोल्गी एपैरेटस कहा जाता है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। उन्हीं के नाम पे रखा गया है। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। यानी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में क्या है, ये सहायक है। क्या, पदार्थों का परिवहन के लिए। अब देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम
तारककाय है। तारककाय, इसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है सेंट्रोसोम का, बहुत एकदम छोटा सा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा में दिखाया गया है। यह कोशिका विभाजन करता है। कौन? सेंट्रोसोम। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, यही कारण है कि मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्रों में क्या सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो बोबेरी ने किया था। ये रहा पिक्चर, आप बढ़िया से यहाँ पे देख सकते हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। पाचन का कार्य करने वाला लाइसोसोम। इसके अंदर जल अपघटक जिसको एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। यह पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। इसकी खोज यहाँ पे होगा। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। अब देखिए आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीलन, जिसको प्लीहा बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं, में पाया जाता है। यानी मरने के बाद आरबीसी कहाँ पे मिलेगा? तो स्प्लीलन या प्लीहा या तिल्ली में पाया जाएगा, जिससे कारण एस्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसको? एस्प्लीन को आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्र कहते हैं। ये रहा आपका लाइसोसोम। बढ़िया से आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं केंद्रक के तरफ। इस केंद्रक क्या है? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। अब देखिए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसका? केंद्रक का। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। यानी कोशिका सेल ब्रेन किसको कहते हैं? तो केंद्रक कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? आपको याद रखना है, केंद्रक में। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। अब देखिए रसघानी, जिसको वैकुलस बोलते हैं। अब देखिए यह जल को संचित करके रखता है। कौन? स्टोर करके रखता है। कौन? रसघानी, जिसको वैकुलस बोलते हैं। हम तो बोलेंगे कि बायोलॉजी का जितना भी नाम है उसको आप इंग्लिश में याद रखें। इंग्लिश में आपको अधिकतर का नाम देख के ही मतलब समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको समझने में इजी भी हो जाएगा और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। क्या? इसका नाम, जैसे कि देखिए वैकुलस हो गया, सेल हो गया, ये सब क्या आसानी से समझ में आएगा। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। किसका बात किया जा रहा है? वैकुलस का। देखिए ये वैक्यूल यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको। पिक्चर यहाँ पे मैं कर देता हूँ जूम, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं। अब देखिए लवक, जिसको प्लास्टाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टाइड। अब देखिए लवक क्या है? यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक, जिसको प्लास्टिड्स बोला जाता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। तो याद रखना है लवक प्लास्टिड कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो एक क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जिसको क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णिक लवक बोलते हैं। और क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? वर्णित लवक बोलते हैं। देखिए हरित लवक क्या होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है? यह भोजन का निर्माण करता है। कौन? हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। अवर्णित लवक जिसको बोलता है ल्यूकोप्लास्ट, यह क्या है? यह भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह ल्यूकोप्लास्ट। भोजन का निर्माण कौन? क्लोरोप्लास्ट। और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। यानी क्योंकि यह संग्रह कर रहा है तो जड़ तथा फल में कौन पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। एक होता है वर्णित लवक, यानी यह रंग का प्रदान। वर्ण मतलब रंग, यानी क्रोमो कहीं ना कहीं रंग को बता रहा है। यह रंग का प्रदान करता है। जैसे कि टमाटर मिर्च में लाइकोपेज होता है। टमाटर मिर्च में क्या होता है? लाइकोपेज होता है। गाजर में कैरोटीन होता है। चुकंदर में बीटानोन होता है। फलों का पीला रंग किसको? जैथोफिल के कारण। तो याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, यानी जंतु और पादप सेल के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। तो आप देखिए ये वाला जगह आप लोग रीजनिंग बनाते होंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जगह में जो भी पॉइंट हैं यानी वो दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और किस में, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। तो याद रखना है कि एनिमल सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, प्लांट सेल लार्ज होता है। अच्छा, ये गोल होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल चौकोर होता है। अच्छे, एनिमल सेल का वैक्यूल्स छोटा होता है, प्लांट सेल का वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। एनिमल सेल सीलिया, फ्लेगिला, लाइसोसोम से, अब देखिए यहाँ पे प्लांट सेल सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट होता है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो झिल्ली इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें, राइबोसोम एटीएस इसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोला जाता है, और गोल्जी बॉडी इसमें, और राइबोसोम भी इसमें, केंद्रक भी इसमें, और इसमें सेंट्रोसोम भी इसमें और इसमें, यानी दो ये इसमें जो भी चीज़ें हैं वो दोनों में पाए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल और जिसको बोलते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जिसको बोलते हैं विकसित। प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित और यूकैरियोटिक मतलब विकसित। यानी यूकैरियोटिक मतलब युवा, ऐसे यू से युवा मानिएगा, ऐसे प्रो मतलब अभी तो नया है, ऐसे यूकैरियोटिक मतलब युवा मानिएगा, युवा मतलब एकदम विकसित हो गया है। प्रोकैरियोटिक दो पादप और जंतु दोनों में मिलेगा। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, देखिए प्रोकैरियोटिक का ये पिक्चर है, आप आसानी से देख सकते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल का आप ये पिक्चर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक आपको पता है ये क्या है, अविकसित सेल है, और ये क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, जो पूरी तरीके से विकसित सेल है। प्रोकैरियोटिक क्या है, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये विकसित ही नहीं हो पाया, इसी कारण से इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका किसको, प्रोकैरियोटिक को, यानी प्रोकैरियोटिक को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कोशिका। अब देखिए इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंग का अभाव देखा जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब यूकैरियोटिक क्या है, ये पूरी तरह से विकसित होता है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें ATS राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, याद रखना है। पादप कोशिका का आकार कैसा, चौकोर होता है, याद रखना है, इस टाइप से चौकोर, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है, अभी ऊपर से मैंने बता दिया। इनका वैक्यूल्स यानी रसघानी बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखना है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक छोटी, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। नो इन्वेलप ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कोई इन्वेलप नहीं होता है न्यूक्लियस पे, और इसमें न्यूक्लियस पे क्या होता है, इन्वेलप होता है एक। श्वसन जीव द्रव्य से होता है और इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। अच्छे, सेल भित्ति यानी पेप्टिडोग्लाइकोजेन से, और यहाँ पे सेलुलोज से। यहाँ पे राइबोसोम 80S का मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा, 70S का। सीलिया मिलेगा, फ्लैगिला मिलेगा, DNA जीव द्रव प्रकाश संश्लेषण करेगा, झिल्ली मिलेगा, ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम सब किसमें मिलेगा, यूकैरियोटिक में मिलेगा। चलिए अब बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, इसका मैंने बता दिया है आपको। बिना कोशिका भित्ति वाले यानी जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है उसमें कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना होगा बिना कोशिका भित्ति वाले में क्या नहीं पाया जाता है। इसका आप लोग आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, मानव में यह 23 जोड़ा यानी 46 पाया जाता है। इसकी खोज वेल्डेयर ने किया था। इनके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं, याद रखना है। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम बोला जाता है, मानव में कितना 23 जोड़ा पाया जाता है, याद रखना है, जिसकी संख्या 46, 23 जोड़ा यानी 23 × 2 याद रखना है, जोड़ा मतलब 2। इनकी संख्या, इसकी खोज किसने की थी, वेल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट यानी सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर की कहते हैं, याद रखना है। अब देखिए गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम बोला जाता है, इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं, याद रखना है। निचले भाग को टेलोमर
अब मध्य भाग को सेंट्रोमर और ऊपरी भाग को आपको याद रखना है सेंट्रोलाइट से, सैटेलाइट से। अब देखिए इसके बीच में धागे के समान संरचना पाए जाते हैं जिसे आरएन कहते हैं। अब देखिए क्रोमोसोम ये आपको दिख रहा होगा, अब देखिए ये क्रोमोसोम है। अब देखिए होमोलोजियस क्रोमोसोम यहाँ आपको दिख रहा होगा, सेंट्रोमेर, और यहाँ पे रेप्लिकेशन, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम होमोलोजियस क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम 2 जिसको होमोलोजियस 2 बोला जा रहा है। तो आपको याद रखना है, आगे समझना है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, याद रखना है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन में क्या पाया जाता है? माता पिता के गुण। अतः जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। आनुवंशिकता का आधार क्या है? तो जीन है, याद रखना है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज किसने किया था? जोहानसेन ने किया था। ज से जीन, ज से जोहानसेन ने किया था, याद रखना है। अब देखिए आगे आपको ये दिख रहा होगा पिक्चर, आप आसानी से समझ सकते हैं। इंटरनेट पे और भी बहुत सारे पिक्चर मौजूद है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अब फीमेल में 46, मेल में 46, यहाँ देखिए 44 प्लस एक्स और वाई, याद रखना है। 44 दोनों में होता है, फीमेल हो चाहे मेल हो, लेकिन दिक्कत यह है कि मेल में एक्स और वाई मिलता है और फीमेल में एक्स और एक्स मिलता है। अब देखिए एक होता है बार बेबी, नंबर ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? -1 आपको दिख रहा होगा, एक्स -1। मेल में 1 - 1 क्या होते हैं? 0 होंगे। फीमेल में क्या हो गए? 2 - 1 = 1। अब देखिए कुछ जीवों के क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि जीवाणु के 1 ही होते हैं, मच्छर के 6 होते हैं क्रोमोसोम, घरेलू मधुमक्खी के 12 होते हैं, मटर के 14 होते हैं, प्याज का 16 होता है, नींबू का 18 और 36, छोटा नींबू का कितना? 18 और बड़ा नींबू का 36 होता है, मक्का का 20 होता है, टमाटर का 24 होता है, मेढक का 26 होता है, बिल्ली का 38 होता है, चूहा का 40 होता है, खरगोश का 44 होता है, मानव का 46 होता है। अब मानव से ज़्यादा किस किस में पाया जाता है? तो मानव से ज़्यादा आलू में 48 पाया जाता है, चिंपांजी में भी 48 पाया जाता है, तंबाकू में भी 48 पाया जाता है ना? अब आपको समझ रहे होंगे। घोड़ा में 64 पाया जाता है, कुत्ता में 78 पाया जाता है, कबूतर में 80 पाया जाता है, और टेरिडोफाइटस में क्या पाया जाता है? 1600। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता है टेरिडोफाइटस में, और सबसे कम किस में? जीवाणु में। और आपको याद रखना है मानव में कितना? 46। तो याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है किसके बारे में, तो मानव के साथ चिंपांजी के बारे में पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए केंद्रक अम्ल जिसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। केंद्रक अम्ल कितने? यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डीएनए, दूसरा होते हैं आरएनए। डीएनए को क्या बोला जाता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर यानी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके श्रृंखला को पॉली न्यूक्लियोटाइड, जिसको इंग्लिश में भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। अब देखिए ये डीएनए का यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूक्लियोसाइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, न्यूक्लियोसाइड में शुगर, नाइट्रोजन बेस है, और शुगर क्या? राइबोस हो गया, डाईऑक्सी राइबोस हो गया, नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन हो गया, पिरिमिडीन हो गया, प्यूरिन क्या? एडिनिन और ग्विनिन AG, और आपको पिरिमिडीन CT यानी साइटोकोनिन और थाइमिन T से। अब देखिए यहाँ डीएनए का यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। आपको याद रखना है इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये याद रखना, इस टाइप से होता है। अब डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसवर्ग में किया जाता है। कार्लसवर्ग ने क्या किया था? पहला अवलोकन किया था। किसने? कार्लसवर्ग ने। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा था। डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा? हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड की होती है, जिसकी मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अच्छा, डबल मॉडल में होती है, डबल स्टैंडर्ड में होती है, और किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जिस कारण इन्हें 1962 में यानी 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, याद रखना है आपको। एडिनाइन या थाइमिन तथा थाइमिन में
डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखना। एडेनाइन तथा थाइमिन में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्यूनाइन में क्या होता है, साइटोसाइन तथा ग्यूनाइन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एडेनाइन ए में ए ठीक है, किसमें, डबल हाइड्रोजन, और जी में क्या, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ए टी और जी सी में क्या, ए में डबल बॉन्ड, ठीक है, जी में क्या, ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना है। अब देखिए, आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, डीएनए होता है। आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या होता है, डीएनए। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने का जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। प्रोटीन का जो जानकारी प्रदान करने वाला होता है डीएनए का भाग, उसको क्या बुलाते हैं, जीन बोला जाता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन, नाइट्रोजन बेस क्या होता है डीएनए में, थाइमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। यानी भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में बहुत क्वेश्चन बनता है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में व्यक्ति के जैविक अंश जैसे कि रक्त, बाल, लार, नाखून, कोशिका स्रोत के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है, याद रखना है। आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन, ग्यूआनाइन, साइटोकिनाइन होती है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरिक एसिड होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, कौन, आरएनए। अच्छा, आरएनए में मेन क्या बात याद रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, राइबोज शुगर पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन की होती है, और किंतु थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरिसिल होता है, और प्रोटीन संश्लेषण में क्या, निर्माण में सहायक होता है। अच्छा, आरएनए तीन प्रकार का, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमटीआर भी हम लोग इसको बोलते हैं, एमटीआर आरएनए। ठीक है, तीनों इसमें याद रखना है। आरएनए देखिए, ये पिक्चर है, दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है ना। अब देखिए, मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए बोला जाता है, एमिनो एसिड तथा आवश्यक की पहचान करता है। एमिनो एसिड की पहचान क्या, मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए, तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से ये एक एमआरएनए का निर्माण होता है। अब देखिए, ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए बोला जाता है, यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। अच्छा, राइबोसोम आरएनए जिसको आरआरएनए बोला जाता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, तो याद रखना है, करता है। 10 + 10 यानी 20 एमिनो एसिड इज इक्वल टू कितना होता है, एक प्रोटीन होता है। यानी एमिनो एसिड 10 एमिनो एसिड प्लस 10 एमिनो एसिड मिलेगा तो क्या कहलाएगा, एक प्रोटीन कहलाएगा। अब देखिए, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन करा। देखिए, डीएनए से आरएनए बन गया, ठीक है, तो इसको क्या बोले, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्स हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या, आरएनए से डीएनए में बनना। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, याद रखना है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाती है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है। देखिए, डीएनए से डीएनए बन गया रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बना क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन, याद रखना, कितना अच्छे से फिगर दिया हुआ है। अब कोशिका विभाजन जिसको सेल डिवीजन कहा जाता है, एक कोशिका का टूटकर दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर लेना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। यह विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। अब देखिए, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम में करता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कहाँ करता है, सेंट्रोसोम में, लेकिन पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, असूत्री विभाजन जिसको एमिटोसिस बोला जाता है,
समसूत्री विभाजन मिटोसिस बोला जाता है और अर्धसूत्री विभाजन मयोसिस बोला जाता है। यानी याद रखना है, असूत्री एमिटोसिस, समसूत्री मिटोसिस और अर्धसूत्री मियोसिस याद रखना है। मिटोसिस में समसूत्री, अर्धसूत्री में मियोसिस। अब देखिए असूत्री विभाजन क्या है, इसमें कोशिका दो भागों में टूटती है, इसको क्या बोला जाता है, एमिटोसिस। ठीक है, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। अब देखिए इसमें सबसे आसान विभाजन होता है किसमें, असूत्री विभाजन में। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, इस उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, और दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये देखिए दो धंस गया है, ठीक है ना, और इसके दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। पेरेंट सेल है, कैरियोगनेसिस है, या साइटोगनेसिस है, और सेल पैरिशन है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हुआ है, फिर ये थोड़ा सा धंसा है पार्ट, फिर क्या हो रहा है, डिवीजन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए समसूत्री विभाजन क्या है, जिसको मिटोसिस बोला जाता है। यह विभाजन कायिकी कोशिका यानी सेमेटिक सेल यानी 99% में होता है। अब देखिए जनन कोशिका, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, जिसको 1% होता है, को छोड़कर पूरा शरीर कायिकी कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। जब दोनों ही डॉटर सेल क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं तो अतः इसे क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं, जिसको मिटोसिस बोला जाता है। इनकी 5 अवस्थाएं होती है, किसकी, समसूत्री विभाजन की, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। देखिए इंटरफेज क्या होता है, यह सबसे बड़ी अवस्था है। अभी हम लोग समसूत्री विभाजन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। अभी एक और विभाजन याद करना है आपको, क्या आपको याद करना है, क्या, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस बोला जाता है। अभी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, किसमें अभी पढ़ रहे हैं, तो समसूत्री विभाजन यानी दूसरा वाले में है। इंटरफेज क्या होता है, यह सबसे बड़ी अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, इसमें स्प्लेंडर फाइबर, जिसको तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मेटाफेज में इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूरा हो जाता है तथा अध्ययन में सुविधा के अनुसार यह महत्वपूर्ण अवस्था है, कौन सा, मेटाफेज। एनाफेज यह सबसे छोटी अवस्था है, इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। एक होता है टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था है, इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है, याद रखना है। रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, कोशिका के बीच में क्या वो मैनेज करने का काम करता है, टूट फूट गया तो उसको क्या करेगा, रिपेयर। छिपकली तथा चूहा का पूंछ, छिपकली का पूंछ तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। रिमार्क्स 1 में क्या है, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। अब देखिए एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मयोसिस बोला जाता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है, याद रखना है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था ही घटना होता है, प्रोफेज अवस्था की क्या होती है, घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पिक्चर आप बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया है तो उसमें क्या, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। अब देखिए एक होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं, यानी क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता के क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इनके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। अब देखिए एक होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है, याद रखना है। टर्नर सिंड्रोम क्या, इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, केवल किसमें पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा इसमें बांझपन देखा जाता है। एक होता है किल्नेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है, इसमें पुरुषों को नपुंसक हो जाते हैं।
थर्ड क्या बोल रहा है, डाउन्स सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, बेडोल हो जाना, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइट कहते हैं। याद रखना है, डाउन सिंड्रोम में क्या, जीभ तथा होठ मोटा हो जाएगा और वो क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मंगोलाइट कहते हैं। अब देखिए पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाते हैं। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होठ कटा होता है। किसमें, पाउंड सिंड्रोम में। याद रखना है। नोट, वायरस जिसको विषाणु कोशिका का सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस में क्या, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब देखिए स्मरणीय कुछ तथ्य दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लेंगे जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, रिमेंबर भी हो जाएगा। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया डीएनए से का निर्माण करती है। डीएनए से डीएनए का निर्माण, उत्क्रमण अनुलेखन की क्रिया। डीएनए द्विगुण की सही विधि अधिपरिमित है। डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतरक केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। वॉटसन तथा क्रिक ने बीएडीएनए मॉडल दिया था। याद रखना है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन टीआरएनए के बने होते हैं। याद रखना है। राइबोसोम क्लाविहीन कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जलिका और राइबोसोम कोशिकांग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण में डीएनए पाया जाता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन जिसको रेस्पिरेशन का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का काम, रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, मीसोसोम, और जबकि यूकैरियोटिक में कौन काम करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दोनों में एम से ही है नाम, याद रखना है, मीसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोला जाता है, पौधों में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतुओं में क्या होते हैं, अनुपस्थित नहीं होते हैं। अनुपस्थित होते हैं यानी नहीं होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित। कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन्स बोला जाता है, एक अर्धपरागम्य झिल्ली है जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस का भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा की उत्पन्न होती है, जो एटीपी जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कभी कभी पूछ लेता है नाम के रूप में संचित रहती है। गोल्जी काय जिसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है का मुख्य कार्य कोशिका यानी सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना है। किसका, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का क्या बोला जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर यानी किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु, बैक्टीरिया तथा हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एलिगी की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसकी, जीवाणु तथा हरित शैवालों यानी ब्लू ग्रीन एलिगी की कोशिकाएं होती है। याद रखना है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में फर्स्ट पैकिटीन यानी पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र जिसको होमोलॉजियस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड एक दूसरे को एक से ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जीनों में पूर्ण संयोजन होता है
और संतानों में नए गुण उत्पन्न होते हैं। और संतानों में और होगा यहाँ पे र, और संतानों में नए गुण उत्पन्न होते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस बोला जाता है, में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, जिसको अनकंट्रोल्ड मिटोसिस से कैंसर हो जाता है। अनकंट्रोल होता है यानी कैंसर का कारण क्या है? अनकंट्रोल्ड मिटोसिस यानी सेल डिवीजन अनकंट्रोल होना। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में थाइमिन, जिसको टी के स्थान पर यूरेलिन, जिसको यू नामक पेरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एगिजीन जेन जिम्मेदार होते हैं, यानी एगिजीन जेन अगर जिम्मेदार नहीं होगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा, याद रखना है। कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम के अंदर निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं किसका? लिपिड की बनी होती है। वर्ण लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट, पौधों के रंगीन भाग में पाए जाते हैं, जैसे बीज हो गया, फल भित्ति हो गया, पुष्प हो गया, इसमें पाए जाते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित के साथ जैथोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्णन भी पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु की उपस्थिति होती है। कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए अणुओं में मौजूद होती है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रिका नहीं होता है उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसमें केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए होता है। यूकैरियोटिक तथा व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंग को हरित लवक, जिसको पौधों व सूत्रकणिकाओं तथा खुरदरी या खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ल्यूरो, निमोनिया, समजीव, पीपीएलओ जिसको बोला जाता है, नील हरित, शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु में मिलते हैं। अब देखिए, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लाइकोटीन, मैनसन और मैनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज से बने होती हैं। बहुकोशिका जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्य में रक्त और पेशी तथा पौधों में फ्लोएम विशेष कार्य करने को वाले ऊतक के उदाहरण हैं। तना काट, जिसको तकनीक आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण H.G. खुराना ने किया था। रैखिक एवं ऐच्छिक पेशिका पादपों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनती है। मास्ट कोशिकाएं सीरोटिनिन, हेपेटिन, हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जल होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिनिन प्रमुख प्रोटीन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होती है। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। रुधिर भी एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिशेट ने किया था। आगे, रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। ठोस अतरंगों जैसे जीहा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि
त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। मास्ट कोशिकाएं, जिसको मास्टर कोशिकाएं, संयोजी ऊतक में मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहा जाता है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति यानी हार्ट वॉल में पाई जाती है। हृदय पेशियां में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय पेशियों की संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसत 40% से 50% भाग बनाती है। कौन? पेशियां। पेशी तंतु के आवरण को सर्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सर्कोप्लाज्मा भी कहते हैं। उत्तकी, जिसको हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। याद रखना है, उत्तकी जिसको हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। सुयान तंत्रिका तंत्र, जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को आकुंचित की प्रेरणा नहीं देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन्हें तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो हृदय का सामान्य दर से धड़कता रहता है। स्वहीन पौधों में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर होता है। अब देखिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना है, एकलर द्वारा वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर क्या किया था? स्वीकार किया गया था। उसका वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया था? एकलर द्वारा। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? तो याद रखना है, कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस की होती है। याद रखना है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन। पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं से क्या होती है? भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो याद रखना है, लाइसोसोम को। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो असूची कोशिका विभाजन पाया जाता है। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वेल्डेयर ने की थी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? तो याद रखना है, राइबोसोम। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कायिक या दैहिक कोशिकाओं में। वृद्धि उपावस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? तो समसूची कोशिका विभाजन में। अर्धसूची कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्ट्रॉसबर्गर ने। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो जनन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या पाई जाती है? क्रॉसिंग ओवर नामक घटना। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? तो टिपट अवस्था में, द्विपट अवस्था में। क्या द्विपट अवस्था में क्या पाई जाती है? टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में? तो द्विपट अवस्था में। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें? जैव विकास में क्या करता है? सहायता करता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? तो केंद्रक का होता है। लौसिका कोशिका बनी होती है तिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन व लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व लिपिड से। कार्क क्या है? कॉर्क, जिसको बोलते हैं, एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा की झिल्ली है। कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थ को अंदर या बाहर जाने से रोकती है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है।
अमीबा की कोशिका की विशिष्टता, वह अपना आकार बदल सकती है। याद रखना, अमीबा की कोशिका की विशिष्टता क्या है, वो अपना आकार बदल सकता है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में खोजा था। जैविक पदार्थ को जीव द्रव नामक किसने और कब दिया, तो याद रखना है जेई प्रुकांजन ने क्या किया था, 1839 में दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, क्या डीएनए का। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं, तो क्रोमोसोम के रूप में जाते हैं। में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में चले जाते हैं। जीन क्या है, डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड को डीएनए का क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। कोशिका द्रव क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनता है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो एम स्लीडन सन 1838 तथा टी स्वान 1839 में की थी। किसका, कोशिका सिद्धांत की खोज। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं, आपको याद होगा क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं की उत्पन्न करने में वाला पद क्या है, क्रेब्स चक्र, जिसको एटीपी चक्र बोलते हैं, एटीपी साइकिल। जैव कोशिका का वो भाग जो पावर हाउस कहलाता है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं किसमें, छिपकली में। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये हो गया टॉपिक खत्म। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसको भी कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। आपके पास नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन और भी इंक्रीज हो और भी हम लोग बुक को क्या कर पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ। साथ ही आपको अगर किसी और बुक की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।